दाखिल खारिज के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे आज फिर बात करने वाला हूं। दाखिल खारिज पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं अपने चैनल पर, जिसमें मैंने दाखिल खारिज के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। 143 वाली ज़मीन और धारा 80 वाली ज़मीन दाखिल खारिज होगी नहीं होगी, कैसे होगी और कौन सी ज़मीनें दाखिल खारिज होती हैं, कौन सी नहीं होती, इस विषय पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं अपने चैनल पर और जो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं उन्होंने काफ़ी सराहा है। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा, किस ज़मीन का होगा। या वीडियो देखने के बाद भी लोग कमेंट करते हैं सर मेरी ज़मीन 143 है, दाखिल खारिज होगी नहीं होगी। और कई ऐसे मामले हैं जिन पर बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं। तो नए तरीके से आपसे बात करूंगा दाखिल खारिज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दाखिल खारिज कुल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि दाखिल खारिज का मतलब अधिकतर लोग यही जानते हैं कि जो भूलेख है, उत्तर प्रदेश भूलेख है या मान लीजिए बिहार में या किसी भी राज्य में जो भूलेख की वेबसाइट होती है जहां पर खेती वाली संपत्तियों का लेखा जोखा होता है, वहां पर दाखिल खारिज होता है। उस दाखिल खारिज को ही अधिकतर लोग दाखिल खारिज जानते हैं। तो दाखिल खारिज मेन है क्या और क्यों कराया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसको कराना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, किन संपत्तियों का दाखिल खारिज होता है और किन का नहीं होता है, और होता है तो कहाँ होता है, इस विषय पर मैं आज आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिसमें पहला पॉइंट अपना है जिसको आप लोग एकदम कायदे से समझिएगा कि दाखिल खारिज कुल कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पहले भी मेरे वीडियो देख चुके हैं और मेरे वीडियो देखते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, मुझे संतुष्टि मिलती है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर बढ़ा करके आप वीडियो देखेंगे तो शायद आप ज़रूरी चीज़ें मिस कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं दाखिल खारिज कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिएगा। दाखिल खारिज कुल कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, दाखिल खारिज कुल होता है 5 तरीके का दाखिल खारिज होता है, जिसमें जो लोग जानते हैं वो अधिकतर केवल भूलेख वाला जो भू राजस्व की वेबसाइट होती है वहाँ पर जो दाखिल खारिज होता है उसको जानते हैं। तो वहाँ पर लोग खेती की जमीन का भी दाखिल खारिज कराते हैं और प्लॉट खरीदते हैं तो उनका भी दाखिल खारिज हो जाता है अगर खेती वाली जमीनों में प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन उस प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, जब वो स्क्वायर फीट में होती है या स्क्वायर मीटर में होती है तो उसको आवासीय लिखा जाता है। तो लोग अधिकतर ये जान लेते हैं कि ये आवासीय प्लॉट है और ये दाखिल खारिज हो गया है। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि वो आवासीय प्लॉट है और दाखिल खारिज हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। तो उसमें होता यह है, किसी की 143 जमीन होती है तो दाखिल खारिज नहीं होता है, और अगर 143 नहीं है, वो आवासीय में करके रजिस्ट्री की गई है तो दाखिल खारिज हो जाता है। इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कुल 5 तरीके का दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज का मेन मतलब होता है नामांतरण, कि जो पिछला व्यक्ति था जिसने जमीन को या संपत्ति को, मकान है, दुकान है, फ्लैट है, उस संपत्ति को उसने बेचा है तो उसका नाम वहां से काट करके, जो सरकारी अभिलेख है वहां से काट करके नए आदमी का नाम वहां पर दर्ज कर दिया जाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, और गवर्नमेंट कहती है कि जो मालिक इसका है वह टैक्स इसका भरे। तो पुराना मालिक टैक्स क्यों भरेगा? जब उसने संपत्ति बेच दी है तो नए मालिक के नाम वहां पर एंट्री कर दी जाती है, नए मालिक के नाम की वहां एंट्री कर दी जाती है, यानी पुराने वाले का नाम खारिज कर दिया जाता है और नए वाले का नाम दाखिल कर दिया जाता है। जो संपत्ति बेची गई है उस तारीख के बाद से नए मालिक के ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है कि वह इस पे लगने वाला जो टैक्स है वह टैक्स नया मालिक अब भरेगा, पुराने मालिक की जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसने बेच दिया है। तो 5 तरीके का जो दाखिल खारिज होता है उसमें सबसे पहला नंबर आता है, जो लोग जानते हैं, वह है भूलेख पर। तो भूलेख पर जो दाखिल खारिज होता है, अगर आपकी जमीन किसी खेती वाली जमीन, कृषि जमीन का टुकड़ा है, भले वो आपने 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 1000, 1200, 1500 कितने भी स्क्वायर फीट लिया है, अगर वह स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में या गज में आपने रजिस्ट्री कराई है तो वह जमीन खेती वाली ही है, उसका जो नेचर है वो खेती का है और उसका दाखिल खारिज भूलेख पर हो जाएगा। और उस पर जो टैक्स वगैरह लगना है वो वहाँ पर लगान अभी माफ है, तो वो
टैक्स नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर दाखिल खारिज हो जाता है, आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा होता है कि जो 143 जमीन होती है उसका दाखिल खारिज भूलेख जो वेबसाइट है, भू राजस्व की जो वेबसाइट भूलेख है वहाँ पर नहीं होता है। उसका दाखिल खारिज अगर आपको कराना है, यानी कि नामांतरण अगर आपको कराना है, तो आप उस एरिया के नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जो भी दूसरी अथॉरिटी है वहाँ पर उसको आप दर्ज करा सकते हैं। यानी कि अगर वो कॉलोनी एक प्राइवेट डेवलपर की कॉलोनी है, जो प्राइवेट बिल्डर काटते हैं, बेचते हैं, उनकी अगर कॉलोनी है, तो वह जमीन का, उस प्लॉट का दाखिल खारिज अगर वह नगर निगम के एरिया में है तो नगर निगम में होगा कि भाई अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो आप वह रजिस्ट्री लेकर के जाइए और उसकी एक फ़ोटो लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार वगैरह लीजिए और नगर निगम में जाइए कि भाई यह ज़मीन मेरी है, यह प्लॉट मैंने खरीदा है और ये यहाँ पर दर्ज कर लिया जाए। वो वहाँ पर दर्ज हो जाएगा। वहाँ पर जो समय सीमा होगी उससे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा कि टैक्स आपके ऊपर नगर निगम उस दिन से भी लगा सकता है या कुछ पीछे से भी लगा सकता है। अगर आपकी पुरानी रजिस्ट्री है तो, नई रजिस्ट्री है तो आपके नाम वहीं से टैक्स शुरू हो जाएगा। तो वो आपका नगर निगम में जब दर्ज हो जाएगा तो वहाँ पर आपका नगर निगम में दाखिल खारिज हो गया। शुरुआत में आपका होगा। फिर अगर वो प्लाट आप किसी को बेचेंगे तो वह व्यक्ति भी वो रजिस्ट्री की कॉपी लेकर के नगर निगम में जाएगा और नगर निगम में उसको अपने नाम पर नामांतरण यानी दाखिल खारिज या म्यूटेशन जो भी कह लीजिए वो करा लेंगे, तो वो नगर निगम में हो जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, तो आप यही काम वहाँ पर भी करा सकते हैं। बहुत लोगों ने अभी अपनी जो संपत्तियाँ हैं उनका नगर निगम में या नगर पंचायत में कहीं दर्ज नहीं कराया है ब्यौरा, तो जिन्होंने नहीं कराया है उनका दर्ज ऑटोमेटिक कर लिया जाएगा जब सर्वे होगा, क्योंकि अब सरकार टैक्स वसूलने पर काफ़ी सख्त है और वह धीरे धीरे सारा कुछ पता करके दर्ज कर लेगी। आपको वह टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप बचे हुए। लेकिन अगर आप दाखिल खारिज चाहते हैं, नामांतरण चाहते हैं, तो आप वहां पर करा सकते हैं। उसका भूलेख पर नहीं होता है। कहीं कहीं पर यह सुनने में आता है कि दाखिल खारिज 143 वाली जमीनों का कुछ पैसा ले दे करके लोग कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 143 वाली जो ज़मीनें हैं या आवासीय ज़मीनें हैं उनका भूलेख पर दाखिल खारिज, नामांतरण नहीं होता है। तो ये तो बात हो गई कि एक तो कृषि भूमि की रजिस्ट्री है, जो प्लाट है कृषि भूमि में आपने खरीदे हैं, उनका दाखिल खारिज कहाँ और कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। अगर खेती वाली ज़मीन का टुकड़ा है तो भूलेख पर हो जाएगा, और अगर खेती वाली ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, आवासीय उसको करा दिया गया है, तो वह नगर निगम या नगर पालिका, जिला पंचायत जो भी आपके यहाँ है वहाँ पर आप दर्ज करा सकते हैं, वो आपका वहाँ हो जाएगा। दूसरा आता है कि अगर आपका मकान है, मान लीजिए मकान है और ये प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, तो उनका भी आप नगर निगम या नगर पंचायत, जिला पंचायत में नाम दर्ज करा सकते हैं अपना, और वहीं से नामांतरण उनका हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगर एलडीए की संपत्ति है या किसी विकास प्राधिकरण की संपत्ति है। एलडीए तो मान लीजिए लखनऊ है तो मेरी जुबान पर एलडीए ही रहता है। अगर आप किसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हैं, आगरा विकास प्राधिकरण है या गोरखपुर, गाजियाबाद या जो भी है, आप वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर आपकी संपत्ति है और वो विकास प्राधिकरण के द्वारा ली गई है या विकास प्राधिकरण के द्वारा वो अथोराइज्ड है, तो उनका नामांतरण विकास प्राधिकरण के ऑफिस में होता है। जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि एलडीए अब अपनी सभी पुरानी योजनाओं में नामांतरण दाखिल खारिज करेगा। जो नामांतरण का काम एलडीए ने नगर निगम को सौंप दिया था वो वापस ले लिया है, एलडीए करेगा। वो वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जो प्राधिकरण की संपत्तियां होती हैं उनका नामांतरण प्राधिकरण के ऑफिस में हो जाएगा। तीसरा हो गया, मान लीजिए कोई संपत्ति आपने आवास विकास की खरीदी हुई है, आवास विकास की संपत्ति है, तो वह आवास विकास से नामांतरण होगा। आवास विकास के ऑफिस से आप नामांतरण करा सकते हैं, दाखिल खारिज वहां से करा सकते हैं। वहां पर जो फीस उनकी लगती है वो फीस दे करके आप वहां पर करा सकते हैं। इन सभी का भूलेख पर नहीं होगा, भूलेख पर सिर्फ खेती वाली जमीन का होगा। आप लोग समझ लीजिए। तो आवास विकास का हो गया, ये आपका तीसरी चीज हो गई कि अगर आवास विकास की प्रॉपर्टी है तो आवास विकास के ऑफिस में नामांतरण होगा। अगर आपकी कोई संपत्ति
इंडस्ट्रियल है, मान लीजिए आपने औद्योगिक क्षेत्र में कोई संपत्ति खरीदी है तो उसकी भी खरीद बिक्री का नामांतरण जो इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस होता है उसमें होता है। इंडस्ट्रियल जमीनें अलग होती हैं, उनका दाखिल खारिज। औद्योगिक विकास क्षेत्र का जो ऑफिस होता है वहाँ पर नामांतरण होगा। अगर किसी ने जमीन अपनी खरीदी है, बेची है, फैक्ट्री वहाँ पर है या कोई जमीन है खरीदी बेची है तो वो वहाँ होगा। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई। एक भूलेख पर खेती वाली जमीन का है, कृषि जमीन का अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो वो भूलेख पर होगा। दूसरा, अगर आपका प्लॉट 143 है और नगर निगम के एरिया में है या जिला पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में है तो वो नगर निगम में होगा, या जो भी चीज आपके क्षेत्र में है उसमें होगा। और तीसरा मैंने बताया विकास प्राधिकरण, मान LDA वगैरह है तो विकास प्राधिकरण के ऑफिस में दाखिल खारिज होगा। और चौथा मैंने आपको बताया कि अगर आवास विकास की संपत्ति है तो वो आवास विकास के ऑफिस में होगा। और पांचवा, अगर इंडस्ट्रियल है तो वो इंडस्ट्रियल ऑफिस से नामांतरण होगा। तो ये इतने तरीके का नामांतरण या दाखिल खारिज या म्यूटेशन कह लीजिए होता है, जो अलग अलग जगहों पर होता है। वो संपत्ति के नेचर के हिसाब से होता है। भूलेख पर केवल कृषि वाली जमीनों का होता है। अगर आपने खेती की जमीन खरीदी है तो उसका नामांतरण होगा। जो गांव में आबादी की ज़मीनें हैं, मान लीजिए गांव में किसी का पुराना घर है और वह आपने खरीदी बेची है, उसका नंबर नहीं है, आबादी दर्ज है, तो उसका भी दाखिल खारिज नहीं होता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।